Good afternoon to all of you. In the previous lecture, we have did the derivation for capacitance of parallel plate capacitor. आज हम उसके आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. आपने रेजिस्टर्स 10th में रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वैसे हम कैपेसिटर्स के भी पढ़ेंगे. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, पोलर नॉन पोलर हम पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन वेक्टर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है, तो हम ये सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम वी हैव डिड द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. आपको इसके लिए 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं. अगर इसकी डेरिवेशन करनी है तो आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे. देखो जैसे कि हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है. आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V. Q चार्ज, V पोटेंशियल, इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हमें पता है ये जो सरफेस है ये कैसी है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर प्लेट है ना. तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का फॉर्मूला सिग्मा है. इस Q की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे C वाली फॉर्मूले में, तो C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन V. ये फॉर्मूला है. तो चाहे डायरेक्ट, अब देखो यहां पर अभी एयर है, ये दो प्लेट्स के बीच में क्या है, अभी एयर है. अगर हम इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दे या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे, मतलब एक छोटी सी प्लेट रख दे कंडक्टर की या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके कैपेसिटेंस पे, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो यहां पर पहले आपको पहला टॉपिक क्लियर होना चाहिए. तो सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन V. चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे चाहे कंडक्टिंग स्लैब रखे, ये इक्वेशन तक कॉमन ही आएगा, उसके बाद चल जाएगा. उसके बाद हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी. ये कहां से आया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से. और E का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था. E का फॉर्मूला फॉर अ प्लेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट, ठीक है. गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. अब हम पढ़ेंगे कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि पहले तो हमने एयर रखी बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर रखी. अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे. तो यहां पर देखते हैं डायग्राम में क्या चेंज करेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में एक छोटी सी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं. इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी. इसकी थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी. ठीक है, तो स्मॉल टी रहेगा. अब ये जो थिकनेस है स्लैब की वो टी हो गई, और यहाँ पे जो बाकी जो स्पेस बचा वो क्या है, एयर. तो एयर गैप कितना हुआ, एयर गैप हुआ d माइनस टी. एयर गैप कितना हुआ, d माइनस टी. ओके, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, तो ये पढ़ना है हमने. व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर having the charge plus minus q on its plates with charge density plus minus sigma, then E is equal to sigma upon epsilon naught, V naught is equal to E naught into D. तो C naught is equal to Q upon V naught is equal to epsilon naught A upon D. अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आया है, A epsilon naught upon D, A epsilon naught upon D. बट अगर हम इन प्लेट्स के बीच में, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे जिसकी कुछ थिकनेस है T, तो नाउ कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हिच फुल्ली ऑक्यूपाइंग द इंटरवीनिंग रीजन. अब हम ये माने कि उसकी जो थिकनेस है वो पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है. अब उसकी थिकनेस कितनी होगी ये आप कंसीडर कर सकते हो. यहाँ पे ये कंसीडर किया गया है कि पूरी तरीके से उसे कवर कर रहा है. तो हमें पता है कि पोलराइजेशन हो जाएगी
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों घटेगा? जब हम स्क्रीन में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो यहाँ पे पोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, एक तो अप्लाइड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो अब नया जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? E इंटू डी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद, तो इजिकल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है। For linear dielectrics, we expect sigma p to be proportional to E naught, that is to sigma. The sigma minus sigma p is proportional to sigma, and we can write that the sigma minus sigma p is directly proportional to sigma. तो sigma minus sigma p is equal to sigma upon k, 1 by k यहाँ पे constant ले लिया। k क्या है यहाँ पे? डायलेक्ट्रिक constant, और k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो v की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा d एप्सिलॉन नॉट k, तो ये v का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और अब हमें पता है कि c का फॉर्मूला क्या है? q अपॉन v। तो q अपॉन v, अच्छा यहाँ सिग्मा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, q अपॉन a। ठीक है, सिग्मा इंटू डी के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? q अपॉन a, तो यहाँ पे लगा दिया उसने q अपॉन a। फिर हमने c का फॉर्मूला हमें पता है q अपॉन v होता है, तो q की जगह q और v की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो अगर हम इसको, और जब हमने एयर रखी थी उसको रखा, ठीक है, तो क्या फर्क आया यहाँ पर? बस के का तो फर्क आया, यहाँ पर के मल्टीप्लाई में हो गया, जब हमने डायरेक्टली रखा तो के मल्टीप्लाई में आ गया ना। इससे क्या पता चलता है कि whenever a dielectric is introduced, the field between the plates of the capacitor decrease, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाता है, बट कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों घट जाते हैं। कितने कितने टाइम घट जाते हैं? के टाइम घट जाते हैं, बट कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय द फैक्टर के टाइम्स बढ़ जाता है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है वो के टाइम्स घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर हमें निकालना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, तो अब हमने क्या मान लिया? इसकी जो थिकनेस है वो t है। अभी हमने क्या माना था कि जो इसकी थिकनेस है वो बिल्कुल कंप्लीटली d के इक्वल है, मतलब d और t इक्वल थे, तो एयर थी नहीं। लेकिन अब हमने क्या मानना है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी कुछ थिकनेस है, दैट इज t। तो ये जो गैप बचा, देखो यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये मान लो टोटल है स्मॉल डी, क्यू से लेके माइनस क्यू तक जो है वो है स्मॉल डी। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये हमने थिकनेस टी थिकनेस की हमने स्लैब रख दी, तो जो एयर गैप है, ये जो एयर गैप है ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के क्या हो गए? डी माइनस टी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, दो पोटेंशियल बनेंगे, एक तो बनेगा इस स्लैब की वजह से, एक बनेगा इस एयर गैप की वजह से। ठीक है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T लेस देन D, यहाँ पे कंडीशन है कि जो T है थिकनेस है वो D से कम होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द मॉलिक्यूल्स इन द स्लैब गेट्स पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E नोट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज देखेंगे वहां पर। Therefore, if effective field inside the dielectric is, और आपको पता है जब आप एक डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घट जाता है k टाइम्स, तो E is equal to E naught upon k। Outside the dielectric field remains E naught only, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये जो एयर गैप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना था उतना ही रहेगा, दैट इज E naught। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर। ठीक है, तो देखो therefore potential difference between the two plates V is equal to E naught D minus T। D minus T किसके लिए आया? ये जो आया है मैं बता देता हूँ इसको आपको, इसको आप अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, पोटेंशियल
ड्यू टू एयर गैप। जो d माइनस टी वाला है वो एयर गैप की वजह से है, और ये जो ई टी है ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे वापस ये आ जाएगा v का फॉर्मूला। और हमें पता है ई नोट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है c का फॉर्मूला क्या अपॉन v होता है, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। हेंस, तो यहाँ पर जो मेन बात हमने जो पढ़नी है, हेंस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इंक्रीज। तो आपने याद रखना है, हमने यही पढ़ा आज अभी तक कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घट जाता है। ठीक है, The two plates of a parallel plate capacitor are 4 मिलीमीटर अपार्ट। जो दो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मिलीमीटर। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे हम इसको। A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. What is the new distance between the plates? उसने एक तो old capacitance दिया हुआ है और एक तो new capacitance दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से, अब हमें पता है, हम पहले निकाल लेंगे C की वैल्यू। C का फॉर्मूला क्या होता है, जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एयर थी प्लेट्स के बीच में, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन जैसे ही उसने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D1 माइनस टी अपॉन के। और हमें ये दिया हुआ है कि हमने इस तरह से डिस्टेंस को एडजस्ट किया है कि जो C1 की वैल्यू है, मतलब जो न्यू कैपेसिटेंस जो आया है, वो 2/3 ऑफ द ओल्ड कैपेसिटेंस, C के 2/3 होगा। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और यहां से हम D1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे D1 की वैल्यू, तो ये आएगी 8 मिलीमीटर। तो पहले 4 मिलीमीटर थी, अब कितनी आ गई, 8 मिलीमीटर। आप ये कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को देखकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2008 सीबीएसई में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब सिंगल पाथ। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर करंट को पास करना है तो उसको C1 से C2 से C3 से जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि C1 से डायरेक्ट C3 चल जाएगा या C2 से डायरेक्ट C3 चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको C1 से C3 या C3 से C1 आना पड़ेगा, मतलब C2 से गुजरना ही है उसे। ठीक है, और आपको एक और बात पता है कि जब सीरीज में होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। करंट अगर सेम होगा तो चार्ज भी सेम होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, three capacitors of capacity C1, C2 and C3 are connected in series. V is the potential difference applied across the combination. ठीक है, सीरीज में है तो पोटेंशियल अलग अलग। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो वहां से बना लिया हमने V इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। टोटल जो कैपेसिटेंस है पूरे सर्किट के लिए, V इज इक्वल टू Q अपॉन CS, पुट करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको अगर याद हो तो आपने जब 10th में रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा होगा, तो ऐसा फॉर्मूला आपने जब वो पैरेलल में लगाते हैं, इससे क्या पता चला कि जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है वो अपोजिट वर्क करते हैं। कैपेसिटेंस में जो हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वहां पर रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, और जब हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है कि जब हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और जब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेसिप्रोकल ऐड होंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी कैपेसिटेंस पे डायरेक्टली Q से जाया जा सकता है, चाहे C3 पे जाना हो, चाहे C2 पे जाना हो, चाहे C1 पे जाना हो। ठीक है,
Let three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel and V the potential difference across the combination. So the charges on the capacitor will be Q1. अब Q का फॉर्मूला बना लिया C into V का, यहाँ से सोल्व किया और हमारे पास एक पैरेलल का भी आ गया. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगेन, सीबीएसई 2010. ध्यान से करेंगे इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर दिखा रखे हैं C1 और C2. आपको दिख रहा है डायग्राम में दो आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 और C2. वेरी इंपॉर्टेंट, you can mark it on your notebook ना. Each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt. दोनों का कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड, वो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. इनिशियली स्विच S is closed, after some time S is left open and dielectric slab of dielectric constant K is equal to 3 are inserted to fill the space completely between the plates of the two capacitor. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K is equal to 3, उसको हमने फिल कर दिया. ठीक है. How will the charge and potential difference between the plates of the capacitor be affected after the slabs are inserted? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे ही हम S स्विच को क्लोज करेंगे, C1 और C2 कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे. ठीक है, पैरेलल में लगे हुए ना C1 और C2. तो यहां से क्या होगा? When switch S is closed, both C1 and C2 are charged to 6 volt potential. V1 6 volt, V2 6 volt. ठीक है, पैरेलल में आ गए ना ये. अगर पैरेलल में होंगे, आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो C1 पे भी 6 वोल्ट, C2 पे भी 6 वोल्ट. When S is left open, C1 is still connected to battery. यहाँ पर आप देख सकते हो इस सर्किट में, अगर मैं इस S को खुला छोड़ूं, मतलब अगर ये ऑफ भी हो, तो भी 6 वोल्ट से जो करंट निकलेगा वो इसको चार्ज कर देगा C1 को. वो बात अलग है, वो C2 को चार्ज नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो on introducing slab of dielectric constant K is equal to 3, C1 dash is equal to KC1. अगर हम इसमें डायलेक्ट्रिक भर देंगे तो जो C1 डैश है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा कैपेसिटेंस. अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, लेकिन चार्ज में क्या फर्क आएगा? चार्ज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का? C1 डैश V1 डैश. तो C1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, V1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास. However, C2 is disconnected from battery. अगर हम ये जो स्विच S है, अगर हम इसको खुला छोड़े, तो जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ C1 को चार्ज कर पाएगा, C2 को चार्ज नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये तो स्विच खुला हुआ है, S स्विच जो है वो खुला हुआ है. ठीक है. तो when S is left open due to introduction of slab, C2 dash is equal to KC2 is equal to 3 माइक्रोफैराड. इसका भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, Q2 dash is equal to Q2 C2 V2 वैल्यू पुट कर देंगे. V2 की वैल्यू तो 6 ही होगी हमारे पास. ठीक है, तो 6 into 10 की पावर -6 V2 dash is equal to Q2 dash अपॉन C2 dash. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके 2 वोल्ट आ जाएगा. दिस ये एक न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2010 में आया है. लास्ट टॉपिक हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ठीक है, इसकी डेरिवेशन करनी है हमें, छोटी सी डेरिवेशन होती है. जब भी हमने एनर्जी स्टोर्ड के बारे में करना है तो हमने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. क्या निकालना है? हमने वर्क डन निकालना है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन C, Q इंटू V. क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो Q इंटू V हो गया. अब हमने अभी तो प्रूफ करके दिखाया आपको कि Q और V का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस. C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V. तो V का फॉर्मूला क्या हो गया? Q अपॉन C. तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे, Q अपॉन C. ठीक है, तो देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे. V का फॉर्मूला क्या? Q अपॉन C. तो अगर हम dW का फॉर्मूला देखें तो dW फॉर्मूला क्या आ जाएगा? VdQ. ये आ गया VdQ. V की वैल्यू पुट कर दी, Q अपॉन C.
अब क्या आ गया हमारे पास, क्यू इंटू डी क्यू। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 11th में आप इतनी इंटीग्रेशन कर चुके हो कि अगर क्यू डी क्यू होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c बाहर आ जाएगा, और एक बार क्यू स्क्वायर की जगह क्यू रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, तो w इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर आप इसे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी या सी वी इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास ये दो अलग अलग फॉर्मूला आ जाएंगे। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है ना इसका, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं जब भी वर्क डन की बात करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। जैसे आता है ना उसका काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे जब बात आती है इसकी वर्क डन की या पोटेंशियल एनर्जी की ऑफ अ कैपेसिटर, तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, यूनिट होती है इसकी जूल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, देखो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। व्हेन टू कैपेसिटर्स charged to different potentials are connected in parallel with their positive plates at one point and negative plates at another point by conducting wire, then charge flow from the one at higher potential to the other। ये हमने देखो बेटा दो कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो तब क्या होगा, जो चार्ज है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा, तो पता ही है। द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूस टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कब तक कंटिन्यू करता रहेगा, जब तक हम उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, समझ आ रहा है कॉमन पोटेंशियल। जब हमने दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो उसमें हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब वो सेम हो जाता है उसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए Q1 और Q2, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। ठीक है, अब इसी में when the two capacitors are connected with the positive plate of one capacitor to the negative plate of other capacitor, then total charge upon total capacity is equal to V C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2। So that's it. This was your second chapter. Unit number 1 electrostatics is finished. ठीक है, in the next lecture we will solve the next unit, current electricity, and I hope you all will do this and watch the complete video. No? Thank you all.